हेलो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, आ गए हैं हम अपनी क्लास में चुंबकत्व एवं द्रव्य। और हमने उदाहरण नंबर 5.2 यानी दूसरा जो उदाहरण था वो हम कर चुके हैं। पेज नंबर 179 179 नंबर पेज पर हम हैं और हम पहुंच गए हैं अपने अगले उदाहरण में। उदाहरण 5.3। उदाहरण 5.3। ओके, इसमें कुछ पार्ट हैं ए बी सी डी। अब इसमें विचार करना पड़ेगा, थोड़ा सा विचार करने वाला सवाल है ये, और समझना पड़ेगा कंसेप्ट को। पार्ट ए की बात पहले करेंगे तो पार्ट ए में देखिए क्या कहना चाहता है। पार्ट ए, क्या होता है जबकि एक चुंबक को दो खंडों में विभाजित करते हैं, इसकी लंबाई के लंबवत और लंबाई के अनुदिश। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, लंबाई के अनुदिश सर एक चुंबक को काट दें तो क्या होगा, किन किन बातों पर फ़र्क पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दो बातें होती हैं, किसी भी चुंबक में दो बातें होती हैं। मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए कोई चुंबक है हमारे पास, ये मान लीजिए हमारे पास कोई चुंबक है इस तरीके से। अब इस चुंबक को हमें दो तरीक़ों से काटना है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि चुंबक की जो पोल स्ट्रेंथ होती है, यानी ध्रुव की शक्ति, जिसे कहते हैं ध्रुव शक्ति है ना। मान लीजिए ये है साउथ पोल और एक है नॉर्थ पोल, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। तो यहाँ पर जो चुंबकीय शक्ति या पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव शक्ति बोलते हैं जिसको, तीव्रता भी बोल देते हैं कई बार, ध्रुव की तीव्रता ऐसा भी बोल देते हैं, उसे हम लेते हैं प्लस में एम, पॉजिटिव एम। ये क्या है पॉजिटिव एम? ये है, बहुत सिंपल सी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, ध्रुव शक्ति, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और साउथ पोल वाले की ये होती है माइनस में एम। ये जो ध्रुव शक्ति है ये फैली होती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर, यानी ये मान के चलिए कि जो m है ये इस क्षेत्रफल पर फैला है, ठीक। और दूसरे वाला m दूसरे वाले क्षेत्रफल पर फैला होता है, ऐसे ये इस क्षेत्रफल पर फैला होता है। अब मान लीजिए इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a मान लूँ, क्या मान लूँ a को? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ पर जो ध्रुव शक्ति है वो इस क्षेत्रफल पर फैली है, लंबाई पर नहीं। अगर आप इस क्षेत्रफल को काटते हैं, इस चुंबक को दो हिस्सों में काटते हैं, देखिए ऐसे इस क्षेत्रफल को काटकर इसके दो चुंबक बना देते हैं, अगर आप कुछ इस तरीके से, ये एक नीचे वाला चुंबक दिखा रहा हूँ, देखो मैं, मान लीजिए ये आपने एक चुंबक बना दिया नीचे, ऐसे काट देते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो आधा हो जाता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा होने से जो ध्रुव शक्ति है वो भी आधी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि ध्रुव शक्ति फैली है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ठीक। अब बिल्कुल ऐसा ही दूसरी तरफ भी हो जाता है। तो आपने देखा कि लंबाई के अनुदिश जो काटा गया, यानी इसे क्या कह रहे हैं, मान लीजिए ये लंबाई है, बात को बहुत सरलता से समझना है। मान लीजिए ये कुल लंबाई है चुंबक की, ऐसे मान लीजिए लंबाई के साथ साथ काटा है, यूँ काट दिया, जैसे कि मैंने दिखाया, एक काट मैंने दिखाई काट के आपको, आधा आधा काट दिया उसको लंबाई के अनुदिश। तो क्या आधा हुआ? जो ध्रुव शक्ति है, जो m है, जो पोल स्ट्रेंथ है ना, वो आधी हो गई। इस एक बात तो ये हो गई, ठीक। और काटा कैसे है? लंबाई के अनुदिश, ठीक। इससे क्या होगा? द्विध्रुव आघूर्ण जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये बात भी पक्की होनी चाहिए। द्विध्रुव आघूर्ण होता है m,
ठीक, ये कितना होगा? अब इसमें ये होता है 2ml, 2ml या ml, तो पूरी लंबाई मैंने कितनी ली हुई है? l। ठीक, तो कितना होगा बिना काटे? ये कितना होगा? ये होगा ध्रुव शक्ति ml। ठीक, तो ये हो जाएगा m/2l। ये हो गया, क्यों? क्योंकि जो शक्ति है वो आधी हो गई। तो देखिए आधा हो गया, m0/2। ठीक, पहले कितना मान लिया? m0। तो m0 कितना है बिना काटे? m0 का मान है ml, ऐसे लेते हैं इसको। ठीक, अगर हम इस लंबाई को 2l मान लेते हैं तो यहाँ 2l लगा देते हैं, l मानते हैं तो l लगा देते हैं। ये है m0 का मान, यानी ये कब है? ये है बिना काटे। ध्यान रहे, ये है बिना काटे, अगर काट नहीं रहे ये है। और ये कब है? ये है काटने पर, काटने पर। ठीक, और ये भी क्या चीज़ है? ध्रुव शक्ति आधी हो गई, ये भी है काटने पर, यानी ये दो बातें काटने पर हैं। ठीक, कहाँ कहाँ काटने पर हैं, कैसे काटने पर हैं? तो यहाँ देखिए लिख के बता रहा हूँ, लंबाई के अनुदिश, लंबाई के अनुदिश आधा काटने पर, लंबाई के अनुदिश आधा काट देने पर ध्रुव शक्ति आधी हो गई, जिसके कारण चुंबकीय ध्रुव भी आधा हो गया। अगर बिना काटे देखें तो ध्रुव शक्ति m है, जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर फैली हुई है, और ये है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, ये काट दिया। ओके, और दो नए चुंबक बनते हैं, दो नए चुंबक। दो नए चुंबक मतलब ये जो n है, ये दोनों का, दोनों चुंबकों में एक n यहाँ होगा, एक s यहाँ होगा, दूसरे का n यहाँ होगा और यहाँ s होगा। ये दो नए चुंबक बन जाएंगे। ठीक, यानी यहाँ n है, नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, वो वहीं रहेगा, जो वहाँ दक्षिणी ध्रुव है वो रहेगा वही, लेकिन शक्ति चुंबक की आधी हो जाएगी, चुंबक की जो ताकत है वो आधी हो जाएगी। तो चुंबक की जो ताकत है वो कहाँ होती है? चुंबक की ताकत होती है उसकी ध्रुव शक्ति में, और ध्रुव शक्ति कहाँ फैली होती है? उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, साफ हो गया, बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात थी ये। अब कैसे काटा है? लंबाई के अनुदिश काट दिया हमने इसे। ठीक, अब इसको काटते हैं लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत काटता हूँ। देखो इसको अब मैं इन सब चीज़ों को हटा लेता हूँ, ये आप समझ गए हैं। अब मैं इस चुंबक को लंबाई के लंबवत काटूंगा ऐसे। ये देखिए चुंबक फिर चुकीतु बना दी मैंने, ध्रुव शक्ति परिभाषित है, इस चुंबक को फिर मैंने वैसा ही बना दिया जैसा ये था। ये देखिए बिल्कुल वैसा ही बना दिया मैंने। ये देखिए वापस सब वापस कर दिया मैंने। अब इसे लंबवत काट देते हैं, आधा आधा काट देते हैं। आधा आधा काटने का मतलब है कि इसे मैं ऐसे काटूंगा, देखो ऐसे काट देता हूँ इसको ऐसे, तो ये एक चुंबक बन जाएगी इधर वाली ऐसे, और यहाँ से अनुप्रस्थ काट दिखाई देगा हमें ऐसे, ऐसे काट दिया, देखो ऐसे काट दिया। ठीक, तो ध्रुव शक्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जो ध्रुव शक्ति है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और जो नया चुंबक बनेगा उसका नॉर्थ से उल्टा साउथ और यहाँ नॉर्थ, यानी नए चुंबक में क्या होगा? देखो यहाँ दिखाता हूँ नया चुंबक कैसा बनेगा। नए चुंबक का ये क्या बन जाएगा? नए चुंबक का ये नॉर्थ बन जाएगा और ये साउथ ही रहेगा, और ये पहले का नॉर्थ है और इसका साउथ इसके पास बनेगा यहाँ पे ऐसे, ये बन गया देखो। यानी
नॉर्थ वही रहेगा, नया साउथ बन गया, नया नॉर्थ बन गया, ये बन गया। चुंबकीय शक्ति जो कि त्यों बनी रहेगी, यानी जो ध्रुव शक्ति है वो वही रहेगी, ध्रुव शक्ति m, यानी परिवर्तन इसमें कोई नहीं, परिवर्तन इसमें नहीं, जो कि त्यों। ठीक, लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बदल जाएगा, क्योंकि लेंथ जो है वो आधी हो गई। देखो अब लेंथ जो है वो आधी हो चुकी है, लेंथ आधी हो गई। देखो ये लेंथ जो है, चुंबक की लेंथ कितनी हो गई, अब आधी हो गई है। तो द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, नया द्विध्रुव आघूर्ण m वो कितना हो जाएगा, चुंबकीय शक्ति नहीं बदली, लंबाई आधी हो गई, तो ये फिर से आधा हो जाएगा, m0/2। ठीक, यानी काटने पर ये फिर से आधा हो गया। इस बार ये किस कारण से आधा हुआ, आप समझ रहे हैं कि इस बार ये लंबाई आधी होने से आधा हुआ। पहली बार ये ध्रुव शक्ति के आधा होने से आधा हुआ था। ठीक, समझ रहे हैं बात को। तो यानी इस बार अगर द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबक की शक्ति माना जाए तो वो कम हो गया, वो आधा हो गया। ठीक, पहले भी वो आधा हो गया था। तो बात में फ़र्क में समझ में आ गया होगा कि अनुप्रस्थ काट पे काटेंगे तो m आधा होगा, लंबाई पे काटेंगे तो l आधा होगा। दोनों ही सूरत में, दोनों ही केसेस में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आधा होगा। ठीक, तो ये था पहला ऑप्शन पार्ट ए में। चलिए अब बी वाला करेंगे इसका। बी पार्ट में क्या है, देखिए बी पार्ट में क्या हो रहा है, देखते हैं बी पार्ट में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई किसी चुंबकीय सुई पर बल आघूर्ण तो प्रभावी होता है, पर इस पर कोई परिणामी बल नहीं लगता। तथापि एक छड़ चुंबक के पास रखी लोहे की कील पर बल आघूर्ण के साथ साथ परिणामी बल भी लगता है। अब यहाँ पर देखो दो बातें हैं, एक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई चुंबकीय सुई। अब देखिए सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ये मान लीजिए हमने बना लिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और मान लीजिए इसमें कोई चुंबकीय सुई रख देते हैं। चुंबकीय सुई को ऐसे बना लेते हैं, देखो ये चुंबकीय सुई बना ली मैंने ऐसे, ये बन गया इसका मान लीजिए नॉर्थ पोल और ये बन गया इसका साउथ पोल। ये चुंबकीय सुई है। ठीक, क्या कह रहे हैं इसको, ये है साहब चुंबकीय सुई। इस पर बल नहीं है, हम जानते हैं इस पर बल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है पॉजिटिव पोल होता है, पॉजिटिव पोल पे लगने वाला बल होता है mb, और इधर को उल्टी दिशा में इस पर लगने वाला बल भी mb होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव पोल और ये नेगेटिव पोल होता है। जो पोल शक्ति है चुंबक की वो हम पढ़ चुके हैं, इस तरीके से देखते बल शून्य हो रहा है, लेकिन आघूर्ण होता है इस पर। ये थीटा लगा दें मान लीजिए, आघूर्ण क्या होता है इस पर, टाउ, वो तुम पढ़ चुके हो, वो होता है m। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है ना, वो होता है mb साइन थीटा। यानी आघूर्ण जो है वो शून्य नहीं है, शून्य हो भी सकता है, शून्य नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि बल शून्य है। बल जो है इस पर, एफ जो है इस पर वो 0 है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ये चुंबकीय सुई है, चुंबकीय सुई है और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। ये डेरिवेशन हम बना चुके हैं। अब इसमें कह रहा है कि दूसरी शर्त में एक छड़ चुंबक के पास रखी लोहे की कील। अब एक छड़ चुंबक है, मान लीजिए एक छड़ चुंबक बना लेते हैं, मान लीजिए
देखो ये बना दिया मैंने क्षण चुंबक, ये इसका नॉर्थ बना दिया मैंने, ये साउथ बना दिया इसमें। इसके पास रखी लोहे की कील, अब इसके पास मान लीजिए मैं कोई लोहे की कील रख देता हूँ, देखिए ये रख दी मैंने लोहे की कील, ये रही, ठीक। कह रहा जी इस पे बल भी लगेगा, बल आघूर्ण भी लगेगा। देखिए होता क्या है, लोहे के अंदर एक उल्टा चुंबकत्व अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्यों होता है, कारण है उसके। मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये इसके पास लोहे में कौन सा पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। और इसमें यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा ऐसे, ठीक। पास में साउथ पोल, यानी कुछ ऐसा होगा कि उल्टे पोल बने और ये आकर्षण में आ जाए, तो इस पर हमेशा ही एक आकर्षण बल लगेगा। ठीक। अब ये आकर्षण बल क्यों लगता है, और दोनों जगहों पे जो बल लगेंगे वो कुछ इस तरीके से लगेंगे कि इस नॉर्थ को साउथ खींचेगा और इस नॉर्थ को ये साउथ खींचेगा। ये बल जो है अलग अलग होंगे, क्यों? क्योंकि जहाँ पर ये नॉर्थ और साउथ बने हैं, यहाँ पर भी ये रखे हैं, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक समान दोनों जगह पे एक जैसा नहीं है। यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कुछ और है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ और है। मान लीजिए कोई रेखा यहाँ से निकल के यहाँ को जाती है और कोई रेखा यहाँ से निकल के यहाँ को जाती है चुंबकीय क्षेत्र की, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ और है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कुछ और है। तो चुंबकीय क्षेत्र बदल जाने की वजह से, क्योंकि कील पर भिन्न भिन्न परिमाण के भिन्न भिन्न दिशाओं में चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, यानी कील पर चुंबकीय क्षेत्र का मान एक समान नहीं होता, इसी कारण से उस पर बल लगता है, ठीक, और आघूर्ण भी लगता है। तो क्या कहते हैं कि कील पर चुंबकीय क्षेत्र भिन्न भिन्न होता है या एक समान नहीं होता। हम सीधा लिख देते हैं इस बात को कि चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता। इसीलिए बल शून्य नहीं होता। ठीक, ये पहली बात। और आघूर्ण तो लगता ही है। आघूर्ण का तो की शर्त है भाई, कहीं पे वो जो है थीटा पर, साइन थीटा पर निर्भर है। तो यहाँ बात इस बात की थी कि इस पर बल शून्य है, इस पर बल शून्य नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों पे इस क्षण चुंबक के कारण चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग है, ठीक। और लोहे में विपरीत प्रकृति का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस पर बल शून्य नहीं होता। ये कील इस चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाती है, ठीक। ये था दूसरा सवाल। चलते हैं तीसरे में, सी पार्ट को पढ़ेंगे। क्या प्रत्येक चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और एक दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है? एक टॉरॉयड के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में इस विषय में अपनी टिप्पणी दीजिए। चुंबकीय विन्यास का एक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होना आवश्यक है, तो कह रहा है ये कोई शर्त नहीं है। चुंबकीय विन्यास का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव परिभाषित हो, ये कोई शर्त नहीं है। नॉर्थ और साउथ पोल यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव परिभाषित होते हैं तब जब वहाँ से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है वो परिभाषित हो जाती है, कहीं से निकलती है, कहीं पे घूमती है, ठीक है, तब ऐसा होता है। अब ये कह रहा है टॉरॉयड के विषय में ऐसा बताइए, ठीक। आवश्यक नहीं है, ये तभी सत्य होगा जब चुंबक के क्षेत्र चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा।
चुंबकीय आघूर्ण शून्य नहीं होगा। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण की बात अगर आ गई तो चुंबकीय आघूर्ण क्या कहते हैं। मान लीजिए हम कोई चुंबक बना लेते हैं, सपोज सी बात है, सीधी सी बात है, मान लीजिए हम कोई चुंबक बना लें तो चुंबक में हम लोग क्या परिभाषित करते हैं, ये बनाते हैं एक प्लस एम जिसे हम नॉर्थ कहते हैं और ये साउथ कहते हैं, इसको ये माइनस एम बनाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित करते हैं 2ml और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को 2l बनाते हैं। मान लीजिए चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाए तभी सत्य होगा। चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाए यानी ये m और n जो है ये परिभाषित ना हो, चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाए। तो इसका मतलब अगर m का मान शून्य हो जाए, ठीक, तो ये m जो है ध्रुव शक्ति ये शून्य हो जाए, परिभाषित ना हो या शून्य हो जाए, जो भी कहें, ये तभी सत्य होगा। टॉरॉयड में क्या होता है कि टॉरॉयड या अनंत लंबाई की प्रणाली के लिए ऐसा नहीं होता। टॉरॉयड या अनंत लंबाई की प्रणालिका में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता कि मान लीजिए टॉरॉयड है या प्रणालिका है, उसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। चुंबकीय क्षेत्र अनंत लंबाई की प्रणालिका है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए इस तरफ को है, ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तरफ को, इसके साउथ से नॉर्थ की तरफ है, तो इससे आगे भी बनाए तो भी साउथ से नॉर्थ की तरफ है। जितने चाहे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसके अंदर मान लें, लेकिन परिणामी जीरो होगा। इसका जो परिणामी है वो जीरो होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का S से N S N, तो देखिए यहाँ पर ऐसे हो गया तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। पास पास दो ध्रुव मान ले, उल्टे ध्रुव मानते हुए चलें चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार, तो परिणामी जो M है वो क्या हो गया, वो हो गया M0। और यही बात टॉरॉयड में भी होती है। टॉरॉयड में भी चुंबकीय क्षेत्र घूमता है। मान लीजिए टॉरॉयड है, ये कोई टॉरॉयड है मान लीजिए, इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र घूमता है ऐसे। अब इसमें भी यही करें, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है इधर को, इधर मान ले S, इधर मान ले N, थोड़ा और आगे बढ़ें, इधर मान ले S, इधर मान ले N, तो देखिए S और N के बीच में, इधर S और N के बीच में, तो S N N S यहाँ तक अगर ले लें तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण शून्य हो जाएगा। यानी परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ही नहीं बनता सोलेनॉइड में और टॉरॉयड में, इसीलिए उसके ध्रुव परिभाषित ही नहीं होते, ठीक। यानी जहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण नहीं बनता वहाँ पर ध्रुव परिभाषित नहीं होते, ठीक। उन्हें हम बता नहीं सकते वो कितने हैं। जैसे मैंने लिख दिया M0 है, तो M के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, पता ही नहीं चलेगा हमें कितना है कितना नहीं है। तो 0 मान लें ना मान लें, क्या फ़र्क पड़ रहा है। M0 है, 0 नहीं है, वैसे ऐसा नहीं है कि 0 है, मैंने लिख दिया कि 0 मान लिया, पर हम परिभाषित ही नहीं कर सकते इस चीज़ को, 0 होगा या नहीं होगा हमें नहीं पता इस बारे में, ठीक है। तो ये परिभाषित नहीं होने का, क्योंकि परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण 0 है सोलेनॉइड में भी और टॉरॉयड में भी। तो आवश्यक नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ और साउथ पोल हों। चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें नॉर्थ और साउथ पोल हों, यानी कि परिभाषित हो सकें, ठीक। 2 उदाहरण दिए हैं, अनंत लंबाई की प्रणालिका और टॉरॉयड। इनमें चुंबकीय क्षेत्र है, अच्छा खासा है, लेकिन ध्रुव शक्ति परिभाषित नहीं है, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसका शून्य है। परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य है, बस इतनी सी बात है। कुल मिलाकर ये जो हिस्सा है, थ्योरेटिकल जो हिस्सा है, हम इसे नज़रअंदाज ना करें, इसे छोड़ें ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। चुंबक के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया बातें हैं इसमें। चलिए डी पार्ट में लेते हैं। डी पार्ट में क्या कहता है, 2 एक जैसी दिखाई पड़ने वाली छड़ें ए एवं बी दी गई हैं,
जिनमें कोई एक निश्चित रूप से चुंबकीय है, यह ज्ञात है, ये पता है कि भाई इनमें से एक में चुंबक जरूर है, ठीक, पर कौन सी है ये पता नहीं है। यानी हमारे पास दो छड़ हैं, किसमें चुंबक है किसमें नहीं है हमें नहीं पता, एक में चुंबक है एक में नहीं है। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दोनों छड़ें चुंबकित हैं या केवल एक छड़ चुंबकित है? और यदि केवल एक छड़ चुंबकित है तो ये कैसे पता लगाएंगे वह कौन सी है? यानी यहाँ पर एक तो ये पता लगाना है आपको कि दोनों छड़ें हैं, आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि दोनों छड़ें चुंबकित हैं या केवल एक चुंबकित है? यानी एक में मैग्नेट है, चुंबक है, दूसरे में नहीं है। और ये कैसे पता लगाएंगे कि उनमें चुंबक किसमें है? अब यहाँ पर देखिए बड़ी बढ़िया बात है, ये प्रयोग पर आधारित है कि बिना भौतिक प्रयोग किए दो छड़ें हैं हमारे पास, एक में चुंबक है एक में नहीं है, ठीक। कैसे पता करेंगे कि एक में चुंबक है एक में नहीं है? पहले ये पता करना है, उसके बाद ये पता करना है कि उनमें से चुंबक कौन सा है। यानी दो छड़ें मान लेते हैं हम अपने पास, एक में चुंबक है और एक में नहीं है, इसमें कोई चुंबक नहीं है, ठीक। अब हमें पता करना है कि इनमें दोनों में से एक में चुंबक है एक में नहीं है। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए अगर दोनों में चुंबक होती तो कहीं पर भी एक प्रतिकर्षण बल अवश्य लगता। पहली शर्त है ये, अगर दोनों में चुंबक होती तो एक प्रतिकर्षण बल आवश्यक लगता, क्योंकि जब भी हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के पास लाते, साउथ पोल को साउथ पोल के पास लाते, तो चुंबक आकर्षित करने के बजाय क्या करती? प्रतिकर्षित करती। यानी अगर दो चुंबक हैं तो कहीं कहीं उनमें आकर्षण होगा जब विपरीत पोल पास आएंगे, और कहीं कहीं उनमें प्रतिकर्षण होगा जब उनके एक जैसे पोल पास आएंगे। अगर हमेशा ही दोनों में आकर्षण है, हर हाल में दोनों में आकर्षण है, तो इससे पता चल जाता है कि एक चुंबक है एक लोहा है। यानी लोहा चुंबक से हमेशा आकर्षित ही होगा, हम उसे किसी भी तरफ ले जाएं, किसी भी दिशा में रखें, कैसे भी रखें। तो यानी एक चुंबक है एक लोहा है, इसका नियम क्या हो गया कि हमेशा आकर्षण होगा। पहली बात, हमेशा आकर्षण होगा। तो हमेशा आकर्षण होगा। एक चुंबक, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गया था एक सेकंड के लिए, मैं क्लास को बीच में नहीं रोकता, कोई फ़ोन वोन आ जाए इमरजेंसी ऐसी कोई बात, मैं क्लास नहीं रोकता, थोड़ी देर के लिए बस, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलिए, हमेशा आकर्षण होगा अगर एक चुंबक है और एक चुंबक नहीं है, ये हमने जान लिया। क्योंकि मान लीजिए लोहा है, सिंपली इसको लिख दूँ कि ये लोहा है, ठीक, और ये चुंबक है, तो नियम पहला आ गया कि हमेशा आकर्षण होगा। इधर उधर चला के देखेंगे तो आकर्षण ही होगा। इससे पता लग जाएगा कि यार इसमें एक चुंबक है एक लोहा है, ठीक। अब यहाँ ये पता लगाना है कि इसमें चुंबक कौन सी है और लोहा कौन सा है, ये दूसरा काम है। कैसे पता लगाएंगे आप कि इसमें एक चुंबक है और एक लोहा है और कौन सी चुंबक है, ठीक। तो चुंबक को लटका देने पर, अगर चुंबक को लटका दिया जाए मान लीजिए, तो दोनों को लटका के देखेंगे तो चुंबक जो होगी वो घूम जाएगी। चुंबक घूम जाएगी ऐसे, N और S, ये घूम जाएगी उत्तरी ध्रुव की तरफ, पृथ्वी के
उत्तरी ध्रुव की तरफ ये घूम जाएगी और ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ घूम जाएगी। ठीक, यानी अगर चुंबक को दोनों को लटका दो, इसको भी लटका दो, इसको भी लटका दो, तो लटकाने पे क्या होगा, जो चुंबक है लटकाते ही वो घूमेगी। या उसे पानी पे तैरा दो, किसी कागज़ की नाव में रखे उसे पानी पे तैरा दो, तो वो रखते ही जैसे हम उसे छोड़ेंगे मुक्त रूप से लटका कर, तो वो घूमेगी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ। उसका उत्तरी ध्रुव इशारा करेगा और दक्षिणी ध्रुव की तरफ दक्षिणी ध्रुव इशारा करेगा। और जो लटकाने पर नहीं घूमेगा, जो लटकाने पर नहीं घूमेगा, लटका रहेगा, इसका मतलब है कि वो लोहा है। ठीक, लटकाने पे जो नहीं घूमेगा वो लोहा है, क्योंकि लोहे में एकदम से चुंबक नहीं आएगा, लोहे में एकदम से चुंबक नहीं आएगा। जो चुंबकीय है या चुंबकीय सुई है या चुंबक है वो एकदम से घूम जाएगी। ठीक, एक बात और बताई है इन्होंने, बिल्कुल सरल सा लटकाने वाली बात के अलावा भी एक बात बताई है कि भाई अगर बीच में मान लीजिए चुंबक है, ये पहले ये तय कर लें कि भाई चुंबक है, तो कह रहा है बीच में लाने पर अगर इस लोहे को बीच में लाते हैं, बिल्कुल बीच में ले आते हैं, ऐसे यूँ इसके बिल्कुल बीच में ले आते हैं इस लोहे को, तो बल का अनुभव नहीं होगा, बल का अनुभव नहीं होगा बीच में लाने पर। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ के जो बल हैं, जो दोनों तरफ से बल लगेंगे वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, ओके, ये भी एक तरीका है। कोई चुंबक है उसके बीच में लाओ, ठीक, इधर लाओ उधर लाओ, बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा, पक्की बात है, लेकिन जब बीच में ले आएंगे तो बल का अनुभव नहीं होगा, बल बहुत कम हो जाएगा। ये भी एक तरीका है। और सीधे अगर लटका दें तो चुंबक घूम जाएगी, क्योंकि वो लटकाते ही घूमेगी, वो लटकाते ही घूमेगी। और लोहे की जो छड़ है वो एकदम से लटकाते नहीं घूमेगी, क्योंकि लोहे में चुंबकत्व तुरंत नहीं आ पाएगा। पृथ्वी का चुंबकत्व तुलनात्मक दृष्टि से कम होता है। अगर लोहे को लटका दें तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं जाता, ठीक, बल्कि चुंबक घूम जाती है। ठीक, चुंबक आसानी से उत्तर दक्षिण बता देती है। ये तीन तरीके जो है ये बता देंगे कि कौन सी चुंबक है, कौन सा लोहा है। याद हो गए होंगे, आप समझ गए होंगे। हमेशा आकर्षण बल लगे तो इसका मतलब एक चुंबक है, एक लोहा है। ठीक, बीच में लेके आए चुंबक के लोहे को, ठीक, तो या चुंबक को लोहे के बीच में लेके आए तो बल कम लगेगा। ठीक, अगर लोहे को चुंबक के बीच में लेके आए तो बल कम लगेगा, तो उसमें से हम पहचान लेंगे कि चुंबक के बीच में लोहा जब पहुंचेगा तो बल लगेगा, तो चुंबक वो है जिसके बीच में हम ले गए लोहे को। ठीक, एक तरीका, धागे से लटका दो, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव में घूम जाएगी, वो चुंबक है। और जो नहीं घूमेगा वो क्या है, लोहा है। तो एक चुंबक और एक लोहा, इन दोनों को अलग अलग करने के ये तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये था सवाल का चौथा हिस्सा, और ये बड़ा सवाल था। और देखते हैं कितनी देर तक हम इस सवाल पर लगे रहे। देखिए, लगभग आधा घंटा हो गया हमें इस सवाल पे लगे हुए, कारण इसमें 4 हिस्से हैं, A B C D, और चारों को हमें समझना था। आगे बढ़ते हैं। स्थिर वैद्युत अनुरूप में हम ये बात चुंबकीय क्षेत्र निकाल कर दिखाएंगे, सूत्र बनाएंगे। हालांकि मैंने इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण था वो बना के बता भी दिया था आपको। ये बहुत छोटी सी बात है, ठीक, और इस पर एक उदाहरण भी है, उसे भी हल करेंगे। स्थिर वैद्युत अनुरूप 5, 2, 4। स्थिर वैद्युत अनुरूप, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर विद्युत की कैसे काम करेगी चुंबक के ऊपर। ठीक, उसके चुंबकीय क्षेत्र बताने में या द्विध्रुव आघूर्ण बताने में कैसे काम करेगी, इसका मतलब 2 हिस्सों में कर देते हैं। इसको 2 हिस्सों में बांट लेते हैं ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे। ठीक, इधर लिख देता हूँ मैं वैद्युत द्विध्रुव,
ताकि पहचान हो जाए वैद्युत द्विध्रुव। और इधर लिखता हूँ चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक, यानी ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल और ये तो आप जानते ही होंगे। हाँ, नाम बताओ अच्छा अंग्रेजी में, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया इसका अंग्रेजी में नाम। ठीक, अब इन दोनों को पोल को बनाते हैं भाई, कैसे कैसे पोल हैं। देखिए यहाँ पर अगर बना दूँ, एक चुंबक बना दूँ यहाँ पे मैं ऐसे, ये बना दूँ साउथ पोल यानी नेगेटिव पोल स्ट्रेंथ वाला, और ये बना दूँ पॉजिटिव पोल स्ट्रेंथ वाला एन। ठीक, यानी एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं निकलती हैं, इसलिए इसको दक्षिणी उत्तरी बनाया गया ऐसे, और यहाँ पे घुसती हैं इसलिए इसको दक्षिणी बनाया गया, और अंदर की तरफ उल्टी दिशा में जाती है ऐसे। तो ये चुंबकीय द्विध्रुव हो गया। ठीक, अब बनाते हैं विद्युत द्विध्रुव। यहाँ बना देते हैं माइनस का चार्ज, यहाँ बना देते हैं प्लस का चार्ज, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये क्या हो गया, माइनस से प्लस की तरफ विद्युत क्षेत्र जाता है ऐसे। ठीक, और बाहर पॉजिटिव से निकलता है ऐसे यूँ, और यहाँ इसमें आ जाता है, कुछ ऐसे बना लो। ठीक, ऐसे। ठीक, ये हो गया विद्युत द्विध्रुव। क्या फ़र्क है विद्युत क्षेत्र की रेखाओं में और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं में, क्या फ़र्क है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं ध्रुवों पर टूटती नहीं हैं, विद्युत रेखाएं चार्ज पे आके टूटती हैं। यानी ये जो रेखा है ये घूम के इस पे नहीं गई, इस रेखा में नहीं गई है, ये टूट जाती है। और चुंबकीय क्षेत्र की रेखा टूटती नहीं है, वो पूरी घूमती है। संतत कर्व है, हमने पढ़ा संतत कर्व है, बंद लूप है। ये कर्व तो संतत हैं लेकिन लूप पूरी तरह बंद नहीं है। आवेशों पे आ गए विद्युत क्षेत्र की रेखाएं टूट जाती हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये हो गया एक अंतर। अब इसमें अगर मैं इसकी अक्षीय स्थिति पर, इसकी अक्षीय स्थिति पर यहाँ कोई बिंदु ले लूँ, यहाँ कोई बिंदु ले लूँ, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान होता है 2p 4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, जबकि इसके केंद्र से इस बिंदु की दूरी होती है r। ऐसे अक्षीय स्थिति में, यहाँ अक्षीय स्थिति माना बिंदु P और ये हो गया P। समझ रहे होंगे? अक्षीय स्थिति में है ना, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। और अगर लंबवत स्थिति में ले लूँ, यहाँ ले लूँ, लंबवत स्थिति में ले लूँ, तो यहाँ चुंबकीय यानी सिर्फ विद्युत क्षेत्र का मान होता है E। इसे मान लेता हूँ लंबवत EL मान लेता हूँ इसको। ठीक है, लो EL मान लूँ, EP PS, क्योंकि इसको P मान लिया मैंने, इसको L मान लिया। ये होता है P/4π एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये दूरी जो है r मानी जाती है। ठीक, यानी अभिलंब पर जो लंबवत स्थिति है उस पर ये होता है, और अक्ष पे ये होता है। यानी केंद्र से अगर अक्ष पे r ले लूँ यहाँ तो ये होता है, और अगर केंद्र से द्विध्रुव के लंबवत एक r ले लूँ तो मान ये होता है। ठीक, अब यही टर्मिनोलॉजी, यही टेक्नोलॉजी, यही विधि, यही फार्मूला जो का त्यों अगर मैं चुंबक पे लगा दूं तो ये बन जाएगी, देखो अक्षीय स्थिति, और इस पर कोई बिंदु बन जाएगा ये P। तो यहाँ कितना हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, ये बन जाएगा 2μ0m बटे 4π r क्यूब, और ये दूरी जो केंद्र से बनेगी ये बनेगी r के बराबर। यानी इसमें विद्युत द्विध्रुव P जो है वो कितना है बताइए? P का मान कितना है? यहाँ पे मैंने बिंदु P ले रखा है, और P तुम्हें परेशान कर रहा होगा,
मैं बदल देता हूँ, इस पॉइंट को बदल देता हूँ मैं। ये पॉइंट हो गया मान लीजिए एस, तो ये एस हो गया, देखो ऐसे। अब एक एस हो गया, एक एल हो गया। इसको भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, इसमें जो है अक्षीय स्थिति पर एक्स, ये हो गया बी एस कर दिया मैंने। पॉइंट का नाम बदल दिया क्योंकि एक जैसे प्रतीक अगर आ जाएंगे, अगर एक जैसे प्रतीक आ जाते हैं, मैं अक्सर बताता हूँ इस बात को, तो गड़बड़ करते हैं, मेमोरी में खिचड़ी पक जाती है फिर कौन सा पी है कौन सा नहीं है ना। तो ये आ गया। अब इसका यहाँ लगाओ, देखो यहाँ लगाओ, इसकी लंबवत स्थिति पे जाओ तो कितना हो जाएगा, इसे ले लेते हैं बी एल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। उधर ये जो दूरी है ये आर बन जाएगी। तो यहाँ पे किसको किसके साथ बदल दिया गया, देखिए ये जो P है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है 2QL, और आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो हम मानते हैं 2L। केंद्र से L एक तरफ, केंद्र से L दूसरी तरफ, ये हम मानते हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए मैं इसे पूरी दूरी को 2L मान लेता हूँ, 2L। तो चुंबकीय आघूर्ण जो है वो कितना होता है, वो होता है 2mL, ये होता है। यानी P की जगह पे M को लगा दिया गया, ठीक, और Q की जगह पे M को, छोटे m को लगा दिया गया। यानी जो परिवर्तन किया है वो क्या परिवर्तन किया है, रिप्लेस किया है। देखो कैसे रिप्लेस किया है, जो P था उसकी जगह पे M लगाया गया, जो Q था उसकी जगह पे M लगाया गया, जो नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था उसकी जगह पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लगाया गया। ये हुए हैं परिवर्तन। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की जगह पे क्या लगाया गया, चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण लगा दिया गया, सीधी सी बात है। जहाँ आवेश थे प्लस माइनस वहाँ पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव शक्ति लगा दी गई, ठीक। जहाँ नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था वहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लगा दिया गया। तो सूत्र इस तरीके से बन के आ गया। ये आ गया अक्षीय और ये आ गया अभिलंबवत, बिल्कुल सेम टर्मिनोलॉजी है, ठीक। ये परिवर्तन किया गया, बस। इसके बाद चलते हैं, इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। इसके बाद चलते हैं हम उदाहरण पर, उदाहरण नंबर 5-4, ठीक। एक उदाहरण लेंगे और इन सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे। ये जो बने हुए सूत्र हैं ना, इनका इस्तेमाल करेंगे। देखिए इसे इधर वाली चीज़ को हटा लेते हैं। एनसीईआरटी उदाहरण 4। ऐसे, ओके। चलिए इस उदाहरण को इस क्लास में कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में आगे लेंगे, क्योंकि ये उदाहरण इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इसके पास एक उदाहरण और है, ये दोनों जो है इसी क्लास में लेंगे, तो ये क्लास हमारी डबल हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। कर लेते हैं इसको, इसी क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबाई के छड़ चुंबक के केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विषुवतीय या अक्षीय स्थितियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। छड़ चुंबक का आघूर्ण 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर है, जैसा कि उदाहरण 5.2 में है। इतने तो सीधा सीधा लगाना है, दोनों स्थितियों में बताना है। यानी ये जो है ये क्या है, ये है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति B बराबर 2 म्यू नॉट M अपॉन 4 पाई आर क्यूब। और ये है अभिलंब स्थिति, विषुवतीय स्थिति कहते हैं इसको, है ना। चलो लिख देते हैं विषुवतीय स्थिति।
यहाँ पर जो b है वो इसका आधा है, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r³। यानी विद्युत क्षेत्र हो या चुंबकीय क्षेत्र हो, अक्षीय स्थिति का आधा होता है विषुवतीय स्थिति में, अगर केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से दूरी वही मान ली जाए। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें गिवन है वो वैल्यू आप डाल लेंगे, बिल्कुल सरल सा सवाल है ये। सबसे पहली बात, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान तुम्हें पता होता है, ये होता है 10⁻⁷। ठीक, चुंबकीय आघूर्ण है जिसे तुम m कहते हो, इस m का मान दे रखा है 0.40 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एम्पियर मीटर स्क्वायर देते हैं IA के अनुसार। NIA होता है ना लूप में, करंट के लूप में, उसके वहाँ से ये मात्रक आ जाता है, ये मात्रक वहाँ से बना लेते हैं। केंद्र से दूरी 50 सेंटीमीटर है तो R लगेगा 0.5 मीटर। ये केंद्र से दूरी है, केंद्र से जो R है वो दे रखा है 50। ये दोनों मान अगर लगा दोगे तुम तो देखो यहाँ जो मान आता है वो कितना आता है, वो मैं बता रहा हूँ आपको कितना आता है। वो आता है 6.4 10⁻⁷ ऐसे, और यहाँ इसका आधा आएगा 3.2 गुना 10⁻⁷। और ये किस में आएगा, ये आएगा टेस्ला में। किस में आएगा, टेस्ला में ऐसे। तो दोनों मान जो है आप रख के निकाल लेंगे। और सीधी बात है, अगर आपने ऊपर वाला निकाल लिया तो नीचे वाले को निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसका आधा करके लिख दो। ठीक, ये हो गया, सब चीज़ें गिवन हैं, सब पता था। ठीक, तो ये हो गया आपका एक उदाहरण। ठीक, अब लेंगे इसी क्लास में हम अगला उदाहरण भी, क्योंकि अगला उदाहरण भी इसी बात पर है। ठीक, अब लेंगे उदाहरण नंबर 5। NCERT उदाहरण 5.5। ठीक, ये भी थोड़ा बड़ा उदाहरण है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसमें। ये कहता है बिंदु O पर रखी एक छोटी सुई P दिखाई गई है जिसके चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बताता है। जो तीर है वो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा बताता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए बड़ा सरल सवाल है और बड़े मज़े का सवाल है ये, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। और बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले इसी सवाल को छोड़ देते हैं। इस चैप्टर के अंदर क्या करते हैं बच्चे, इसी सवाल को छोड़ देते हैं, क्योंकि सवाल में जो चित्र बनाया गया है उसे देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल सवाल होगा, पता नहीं क्या है। तो चुंबकीय सुई का तीर जो है वो दिखाया गया है, केंद्र पे रखी चुंबकीय सुई का तीर। तो चुंबकीय सुई बना देता हूँ, देखो चुंबकीय सुई का को ऐसे बनाता हूँ जैसे तीर दिखाया गया हो। तीर दिखाया गया ऊपर की तरफ, इसका मतलब ये चुंबकीय सुई का जो है साउथ है और ये इसका नॉर्थ है। अब देखिए साउथ से नॉर्थ की तरफ चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा बनेगी, यानी इसमें जो तीर बताया गया है वो इस तरीके से तीर बताया गया है। ये तीर लगा हुआ है बिल्कुल ऐसे, ये केंद्र पे रखा है। इसके बाद एक और चुंबकीय सुई ली गई है, उसके तीर बताए गए हैं। ठीक, पहली स्थिति में Q1, Q2, Q3, यहाँ पर एक चुंबकीय सुई लगाई गई है, उसका तीर बताया गया है इस तरफ को, यानी उसका तीर जो है इस तरफ को बताया गया। देखो अब चुंबकीय सुई को बना के बताऊंगा तुम्हें, इसका साउथ इधर, नॉर्थ इधर, क्योंकि इसका तीर है इस तरफ को। यहाँ पर भी एक रखी हुई है चुंबकीय सुई, इसका भी तीर है आगे की तरफ, यानी इसका भी ये साउथ है और ये नॉर्थ है,
इसका भी तीर है आगे की तरफ, और ये जो स्थिति है इसको साहब कह रहे हैं Q1, इसे कह रहे हैं Q2, ठीक। और यहाँ जो स्थिति है पहले वाली, इसको कह रहे हैं कि ये जो है स्थिति, ये है P, ये पहली स्थिति है केंद्र पर, ये P है। तो चुंबकीय सुई को समझ रहे होंगे, सारी चुंबकीय सुई लगा रखी हैं। अब चलिए, ऊपर जो चुंबकीय सुई है वो कुछ इस तरीके से है। बड़ा ही बढ़िया मज़ेदार सवाल है ये। इसका S है, ये N है, इसमें इस दिशा में दिखाया गया है ऐसे, इसको नाम दिया गया Q4। इधर भी एक चुंबकीय सुई है कुछ इस तरीके से, यूँ S N, इसका तीर लगाया गया ऊपर की तरफ ऐसे, और इसे कहा गया Q5। इसका नाम क्या बताया? Q5। यहाँ भी एक चुंबकीय सुई है, बहुत सारी चुंबकीय सुई हैं। देखो सवाल इतना बढ़िया है कि बिल्कुल बता देगा सारी जानकारी। इसका S ये रहा, N ये रहा, ये स्थिति है Q6, और इसका तीर लगा है इस तरफ को ऐसे, क्योंकि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के ये तीर हैं जो S से N की तरफ होता है, ठीक। यहाँ पर जो चुंबकीय सुई है वो कुछ इस तरीके से है, उसका तीर लगा है नीचे की तरफ ऐसे, इसका S इधर है, इसका N इधर है। तो ये सभी चुंबकीय सुई हैं, और ये जो है स्थिति है Q3, ये है Q3, ठीक। किस विन्यास में यह निकाय संतुलन में नहीं होगा? संतुलन से मतलब है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्थायी संतुलन। सवाल स्थायी संतुलन या अस्थायी संतुलन दोनों, यानी इस पर जो अस्थायी संतुलन में हम जानते हैं स्थितिज ऊर्जा जो है वो या तो बहुत अधिक होती है या बहुत कम होती है। स्थायी संतुलन दो जगह, या संतुलन की बात करें तो मैं संतुलन लिखता हूँ पहले मैं संतुलन लिखता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। संतुलन में दो प्रकार हैं, एक है सर्वाधिक स्थायी, ठीक, जिसमें M और B एक ही दिशा में है, यानी M और B की दिशा एक ही है, ठीक। एक है सर्वाधिक अस्थायी, ये बात हम पढ़ चुके हैं, सर्वाधिक अस्थायी। इसमें M की दिशा और B की दिशा उल्टी है ऐसे, ये होता है सर्वाधिक अस्थायी। अब हमें ढूंढना है कि किस में M और B की दिशा एक जैसी है, किस में नहीं है, और ये हमें देखना है इसमें Q1, Q2, Q3, Q4, इन सब में देखना है हमें। अब मान लीजिए मैं इस चुंबक के जो केंद्र पे रखी हुई चुंबक है, अगर मैं इसके चुंबकीय क्षेत्र पर विचार करूं तो इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से नॉर्थ से निकल के यूँ घूम के यूँ आता है, यानी इसका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होता है। देखो यूँ घूम के यूँ आता है चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिया मैंने इसका, और इधर भी एक चुंबकीय क्षेत्र यूँ घूम के यूँ आता है ऐसे, ठीक। और यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में आता है ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे ही निकल के आता है यूँ ऐसे। इस सुई के कारण जो केंद्र पे रखी है मैंने चुंबकीय क्षेत्र बनाए हैं, ठीक। नॉर्थ से निकल के आता है ऐसे यूँ, और साउथ में घुसता है ऐसे। इधर नॉर्थ से निकल के आता है यूँ घूम के, ठीक, यूँ, और यूँ घूम के आता है और साउथ में घुस जाता है ऐसे ऐसे। और यहाँ पर भी नॉर्थ से निकल के आता है, साउथ में घुस जाता है, ठीक। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अगर Q पर विचार करूं, Q पर विचार करूं तो Q का जो M है वो नीचे की तरफ है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है इस सुई का वो ऊपर की तरफ है। यानी अगर मैं Q4 पर विचार करूं तो Q में M नीचे को है और इसका चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की तरफ है, यानी जो Q4 है वो सर्वाधिक
अस्थाई स्थिति में है। यानी यहाँ पता लग गया मुझे कि एक चीज़ मेरी पकड़ में आ गई कि Q4 जो है वो इस स्थिति को मान रहा है। अब यहाँ ऊपर देखेंगे कि इस स्थिति को कौन मानेगा। इस स्थिति को जो मानेगा उसे यहाँ लिख देंगे। Q4 मान रहा है। चलिए अब देखते हैं Q5 को। Q5 पे N से निकल के चुंबकीय क्षेत्र यूँ आता है ऐसे, और इसका जो M है वो ऊपर की तरफ है। यानी Q5 भी कुछ ऐसी ही स्थिति में है जिसमें दोनों विपरीत हैं। यानी जो M है और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विपरीत हैं। इसका M देख रहे हैं ऊपर को है और चुंबकीय क्षेत्र नीचे को आता है। अब इस पे विचार करते हैं। इस पे चुंबकीय क्षेत्र और M की दिशा समान है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र यूँ निकल के यूँ ऊपर को जाता है, यहाँ पे यूँ निकल के घूम के आता है ऐसे, इधर से भी घूम के आता है ऐसे। यानी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ को जा रहा है और इसका M भी इसी तरफ को है। यानी Q6 जो है संतुलन में है, स्थायी संतुलन में है। यानी Q6 सर्वाधिक स्थायी संतुलन में है, जिसमें M और B किसका होता है? इसका जो केंद्र पे रखा है इसका B। ठीक, चलिए अब विचार करते हैं इस पर। इसमें चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकल के, जो केंद्र पे रखी सुई है इसके नॉर्थ से निकल के यूँ आता है और इसका जो आघूर्ण है वो भी सेम दिशा में है। यानी Q3 भी इसी को मान के चलता है। दोनों सेम आ गए। देखिए चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकल के यूँ आ रहा है और इसका M भी, इसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण भी इसी स्थिति में इसी दिशा में है, तो दोनों बराबर आ गए। मतलब दोनों की दिशा बराबर आ गई, समान आ गई। तो विचार हो गया इनमें से। अब यहाँ देखते हैं ऐसे, इसमें ये वाली चीज़ में देखते हैं ये। तो देखिए ये जो चीज़ है ये वाली चीज़ ये लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र जो है M के लंबवत है। चुंबकीय क्षेत्र दोनों में M के लंबवत है। यानी चुंबकीय क्षेत्र यूँ आ रहा है और M की दिशा ये है। देखो इसमें भी अलग अलग। तो ये संतुलन में नहीं है, ठीक, क्योंकि इन पे लगने वाला बल आघूर्ण का जो कोण है, अधिकतम बल आघूर्ण इन पे लग रहा है, तो ये संतुलन में नहीं है। इन्हें संतुलन में नहीं कहते। संतुलन दो तरह का है। ठीक, संतुलन में क्या है कि एक होती है कम से कम स्थितिज ऊर्जा, एक होती है अधिक से अधिक स्थितिज ऊर्जा। वो दो बातों पर होती है। ठीक, अगर बल की बात करें तो बल तो हमेशा ही शून्य होता है। हम ये मान लें भाई बल है, बल तो हमेशा शून्य होता है, क्योंकि दोनों पोल विपरीत और बराबर होते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र एक कांस्टेंट वैल्यू मान लें तो बल तो बराबर रहता है। बल तो हमेशा किसी भी द्विध्रुव पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल बराबर रहता है, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक, तो पहली बार ये मतलब पहले सवाल का जवाब मिला कि ये बिंदु जो हैं Q4, Q5, Q3, Q6 ये संतुलन में हैं और इनमें से सर्वाधिक स्थायी ये हैं, सर्वाधिक अस्थायी ये हैं। अब दूसरी चीज़, किस विन्यास के निकाय में फर्स्ट अस्थायी और अस्थायी संतुलन में है, उसका भी उत्तर हमें मिल गया। अस्थायी और अस्थायी पता लग गया। दिखाए गए सभी विन्यास किसमें न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा है? इसमें है। जब सर्वाधिक अस्थायी होता है तो होती है न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा। ठीक, ये आप जान चुके हैं, फार्मूला बना रखा है हमने। इसी ऊर्जा का जो फार्मूला होता है देखो ये होता है, फिर दिला दो याद, -mb cos थीटा ये होता है। ठीक, जब थीटा देखो 0 आएगा, थीटा 0 है कि नहीं दोनों के बीच में, तो सबसे कम स्थितिज ऊर्जा होगी मिनिमम, और ये होगी -mb। ये क्या होगा? ये होगा सर्वाधिक स्थायी, ये होगा सर्वाधिक स्थायी। ठीक, अब PQ1 P पहले वाला किस विन्यास में ये निकाय संतुलन में नहीं होगा? तो संतुलन में नहीं होगा, ये दो स्थिति हैं Q1 और Q2, क्योंकि हमने संतुलन निकाल लिया अलग। तो Q1 और Q2 ये दो ऐसी स्थिति होंगी जिसमें ये संतुलन में नहीं होगा। ये पहले ऑप्शन का उत्तर है। यानी उत्तर अगर मैं यहाँ लिखूँ, अब मैं उत्तर लिखता हूँ। देखो जो पहले ऑप्शन का उत्तर है वो है PQ1 PQ2, ये दो उत्तर हैं। ठीक, PQ3 PQ6 PQ5 PQ4 सेकंड में ये हैं अस्थाई,
PQ3 PQ6 ये अस्थाई हैं, PQ3 PQ6 ये हैं अस्थाई, और PQ5 और PQ6 ये कैसे आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अस्थाई। वो मैंने बता दिया आपको अस्थाई क्यों आए हैं, ठीक, ये आ गया। और Q6 जो ऐसी स्थिति है जिसमें सबसे कम स्थिति ऊर्जा होगी वो है PQ6। PQ6 सेम दिशा में, देखिए ये है PQ6, बिल्कुल सेम दिशा में दोनों चीज़ें हैं, इसमें सबसे कम स्थिति ऊर्जा होगी। देखिए दोनों जो है, एक ये भी और एक ये भी, दोनों ही ऐसे हैं जिनमें सर्वाधिक अस्थाई है। लेकिन अधिक चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ पर है, क्योंकि मैंने कहा चुंबकीय ऊर्जा कम से कम ये है, तो M तो एक ही जैसा है क्योंकि एक ही सुई है। B का मान सबसे अधिक कब होगा, देखिए जब B का मान अधिक होगा तो ऊर्जा का मान कम होगा क्योंकि माइनस लगा है। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति जो है इस चुंबक की, ये अक्षीय स्थिति है। अक्षीय स्थिति पर आप जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिक होता है, तो इसका मतलब सबसे कम स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर होगी। यहाँ पर भी कम स्थितिज ऊर्जा है, ये भी स्थायी संतुलन है, लेकिन यहाँ पर B का मान जितना है उसका 2 गुना यहाँ पर है। हम जानते हैं चुंबक की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर B का मान अधिक होता है, ज़्यादा होता है उसकी विषुवत रेखा पे किसी स्थिति से। ये बात हमने पीछे के उदाहरण में देख ली है, हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया है। कुल मिलाकर थोड़ा सा झंझट भरा ये सवाल है, इसको एक बार में, 2 बार में, वीडियो को देख के 2 बार देख लीजिए, इसको पक्का कर लें। इसके अंदर जो कंसेप्ट छिपे हैं, स्थायी अस्थायी संतुलन, ऊर्जाएं, उसको एक बार ठीक से समझ लें, ठीक। चलिए अब ये हो गया, अब मिलते हैं अगली क्लास में, चुंबकत्व एवं गाउस का नियम से शुरू करते हैं, ठीक है।